हेलो फ्रेंड्स, एडूनामा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बाईसीटी यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा पब्लिश की गई सामान्य अध्ययन जीएस रैपिड फायर 25,000 प्लस क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखेंगे। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। एंसेंट हिस्ट्री के पहले पार्ट में हमने कवर किया है, उसके बचे हुए कुछ भाग और इसमें मेडिवल हिस्ट्री के जो पोर्शन को कवर किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और भी यूपी पीसीएस प्री एग्जाम और भी सारे एग्जाम्स वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे बनाया गया, तैयार किया गया है। तो शुरुआत करते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से। ये एंसेंट हिस्ट्री के कुछ दो पोर्शन बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करके फिर मेडाइवल हिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, पुस्तक और लेखक। देखिए, रास पंचाध्यायी लिखा है नंददास ने। रास पंचाध्यायी किसने लिखा है? नंददास। चैतन्य भागवत लिखा है वृंदावन दास ने। चैतन्य मंगल लिखा है जयनंदा। भक्ति रत्नाकर लिखा है नरहरि चक्रवर्ती ने। भक्ति रत्नाकर, नरहरि चक्रवर्ती, चैतन्य मंगल, जयनंदा, चैतन्य भागवत वृंदावन दास और रास पंचाध्यायी लिखा है नंददास ने। ग्रंथ और रचयिता के मिलान करना है। रागमाला किसने लिखा है? पुंडरीक विट्ठल ने। पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला की रचना किया है। रस कौमुदी श्रीकंठ ने लिखा है। राग विबोध सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन के द्वारा रचना की गई है ग्रंथ का। रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती। चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित है सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद का उसका नाम तूती नामा रखा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित है संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा किसने रखा है? तो ये ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त है, विशाखा दत्त, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखे हैं। सही सुमेल करना है। दर्शन और उसके प्रचारक जानते हैं, न्याय का गौतम है, उत्तर मीमांसा दर्शन के बदरायन, पूर्व मीमांसा दर्शन के हैं प्रचारक जैमिनी, वैशेषिक के कनाद हैं, वैशेषिक कनाद। न्याय गौतम, उत्तर मीमांसा बदरायन, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कनाद, सांख्य का कपिल हो जाएगा। ठीक है। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है कितने? तो 120 अध्याय और 8 खंडों में चरक संहिता चरक द्वारा लिखा गया है, और यह 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है। मुद्रा राक्षस के लेखक देखे, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। और 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? दंडीन है, दंडीन 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं दंडी। द रूट्स ऑफ एंसेंट इंडिया के लेखक कौन है? W.A. फेयर सर्विस। द रूट्स ऑफ एंसेंट इंडिया के लेखक कौन है? W.A. फेयर सर्विस। कलहन की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया किसने? जोनराज और श्रीवर ने। राजतरंगिणी किसने लिखा है कलहन में? इसमें है कि जम्मू कश्मीर के राजाओं की एक सीरियल वाइज लिखा गया है, और राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया। इसको आगे किसने बढ़ाया? जोनराज और श्रीवर ने। जोनराज और श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे, मनु। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। महाभारत है जो ओरिजिनली जानी जाती थी, पहले महाभारत का नाम था जय संहिता। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, शोभित करते थे? तो कुमारपाल। जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को में रहते थे? तो कुमारपाल। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो ये भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता कौन थे? विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों और लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी। मध्यकालीन विद्वान और लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं, जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है भोज ने। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक किसने लिखी है? भोज ने। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज किया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने दशमलव स्थानिक मान की खोज किया। गौडवाहों, गौडवाहों के रचयिता कौन थे? तो बागपति। बागपति गौडवाहों के यहाँ पे देख सकते हैं गौडवाहों के रचयिता कौन थे? बागपति, बागपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था?
तो ब्रात्य क्षत्रियों का यानी कि फॉलन क्षत्रियाज। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था ब्रात्य क्षत्रियों का यानी फॉलन क्षत्रियाज। प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्था रूप से व्याख्या की गई है मनु के द्वारा। प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की गई है मनु के द्वारा। मानस उल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना किया था सोमेश्वर थर्ड ने। सोमेश्वर तृतीय ने मानस उल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना किया था। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी तक, प्री मेडाइवल पीरियड। आगे बढ़ने से आपको बता दें कि हमने इसका एंसेंट हिस्ट्री का कंप्लीट 49-50 मिनट का एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। पहला पार्ट हमने रैपिड फायर का किया था और ये सेकंड पार्ट है जिसका हमने एंसेंट हिस्ट्री के कुछ 2 पोर्शन से बचे हुए से स्टार्ट करेंगे। अब पूर्व मध्यकाल में हम एंट्री कर रहे हैं, इसके बाद हम मेडाइवल हिस्ट्री का कंप्लीट रूप से देखेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने तो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और जहाँ तक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात रहेगी तो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके पहले हमने यूटेरिया का करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 को प्लेलिस्ट भी इस लिंक के रूप में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सूची से। सर्ववर्मन, यहाँ पे मिलान करना है। सर्ववर्मन ये असीरगढ़ ताम्रपत्र से संबंधित है। असीरगढ़, सर्ववर्मन असीरगढ़ ताम्रपत्र। ताम्र मतलब कॉपर होता है, तांबा होता है। और तांबा का जो माइंस है वो सबसे ज्यादा कहाँ, राजस्थान के खेतड़ी माइंस में मिलता है। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित है। ईशान वर्मन ये हरहा पाषाण अभिलेख। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख। जीवित गुप्ता द्वितीय ये दैव बरनाक अभिलेख से संबंधित है। यहाँ पे मिलान करना है। सर्ववर्मन असीरगढ़ ताम्रपत्र से संबंधित, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख और जीवित गुप्ता द्वितीय दैव बरनाक अभिलेख से संबंधित है। चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था, तो नन्नुक था। नन्नुक चंदेल वंश का प्रथम शासक था। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, द्वार समुद्र। होयसाल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन थे और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र। राजवंश जिसने कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष यानी कि जो ट्रायंगुलर संघर्ष हुआ था उसमें उलझा हुआ था कौन कौन, पाल था, प्रतिहार था और राष्ट्रकूट था। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल थे, धर्मपाल। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, ये बिहार के भागलपुर में है। गोविंद चंद्र गढ़वाल, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था, कहाँ पे, सारनाथ में। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है, तो ये वाराणसी से 10 किलोमीटर आगे है, देख सकते हैं वहीं पे है। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था किसने, तो दंती दुर्ग ने। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य किसने कराया था, दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो ये वैष्णव कहा जाता है। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो होयसल थी, होयसल। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो होयसल, सॉरी होयसल, हाँ द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी, तो ये होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल। और कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो बनवासी। बनवासी कदम राजाओं की राजधानी थी, बनवासी। समकालीन समाज के पाखंड और भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक कौन थे, क्षेमेंद्र थे, क्षेमेंद्र। चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम है लक्ष्मण बर्मन, ये थे यशो बर्मन। चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम और है लक्ष्मण बर्मन, यशो बर्मन। एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है किसको, लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन ने एक नया संबंध चलाया था। एक नए संबंध चलाने का यश किसको प्राप्त है, लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ, विद्याधर। विद्याधर चंदेल शासक था जिसने महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ। जुजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था, तो ये बुंदेलखंड का जुजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। कलिंग नरेश खारवेल किससे संबंधित थे, तो ये चेदी वंश से संबंधित थे और ये जैन धर्म के फॉलोअर थे, कलिंग नरेश खारवेल। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने, भागलपुर में। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था, संगीत राज्य।
पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि संगीत राज्य नामक एक ग्रंथ किसने लिखा है जो संगीत पे है, तो ये राणा कुंभा ने लिखा है, राणा कुंभा ने। अब हम मिसलेनियस देखेंगे, विविध प्रश्न जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। वह पूरा स्थल जहां से सुपारी के 2 कार्बनीकृत ब्रिज पाए गए हैं, तो ये वटगल में वह बटगल एक पूरा स्थल है जहां से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए हैं। मिलान करना शासक और उसका राजवंश। गोविंद तृतीय ये राष्ट्रकूट वंश थे, गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश से, वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश। देवपाल पाल वंश, पाल यहाँ पे लगा हुआ, देवपाल पाल वंश। नरसिंह वर्मन प्रथम ये पल्लव वंश थे, नरसिंह वर्मन प्रथम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित क्या है, तो अजंता की गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। मिलान करना है। कबीर की पर्यटक आकर्षण है, यहाँ पे स्थान दिया गया है। कबीर की समाधि कहाँ है, तो मगहर बस्ती में है, मगहर बस्ती बनारस के पास है कबीर की समाधि, मगहर बस्ती। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ, फतेहपुर सिकरी, आगरा के पास है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ, फतेहपुर सिकरी। गोविंद देव मंदिर ये वृंदावन, जानते हैं मथुरा वृंदावन। गोविंद देव मंदिर कहाँ, वृंदावन में। बौद्ध स्तूप कुशीनगर, बौद्ध स्तूप कहाँ है, कुशीनगर में। राजवंश और उसका राजकीय प्रतीक देखते हैं। परमार राजवंश का है सूर्यदेव, परमार राजवंश का राजकीय प्रतीक क्या है, सूर्यदेव। मलय केतु राजवंश का बराह, बराह मलय केतु का। चंदेल का राजलक्ष्मी, चंदेल का राजलक्ष्मी है। और गुर्जर प्रतिहार का भगवती, गुर्जर प्रतिहार का भगवती, चंदेल का राजलक्ष्मी, मलय केतु का बराह, परमार का सूर्यदेव। बिहार और राजा देखते हैं। बिहार मतलब घूमने का स्थान, ठीक है, और उसका राजा देखते हैं। जगदल बिहार संबंधित है रामपाल ने जगदल बिहार को बनवाया होगा, ठीक है। विक्रमशिला बिहार धर्मपाल ने बनवाया। सोमपुर बिहार धर्मपाल ने, और सलवन बिहार भी, ये सलवन बिहार किसने बनाया, श्री भवदेव ने, श्री भवदेव सलवन बिहार बनाए। धर्मपाल ने बनाया विक्रमशिला बिहार और सोमपुर बिहार। जगदल बिहार बनाया रामपाल ने। शासक जिसने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जिसने सिंहल द्वीप, जो सिंहल द्वीप कहाँ, पहले श्रीलंका था, उसके विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, नरसिंह वर्मन प्रथम। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित कहाँ पे है, पालीताना गुजरात में प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है। विदेशी व्यापार से संबंधित, यहाँ पे श्वेतांबर और जो दिगंबर है उसमें फर्क आप जान लीजिए कि जो दिगंबर होते थे वो क्या होते थे, वो नंगे होते थे, नंगे रहते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। जबकि श्वेतांबर है जो सिर्फ अपने शरीर के ऊपर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी कि सफेद वस्त्र। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था क्या थी, तो नानादेशी और नगरम। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी नानादेशी और नगरम। उद्यालक आरूनी प्रसिद्ध दार्शनिक थे किसके, कुरु पंचाल के, कुरु पंचाल। उद्यालक आरूनी प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरु पंचाल के। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान किसने दिया था, भास्कर ने। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था, प्रतिष्ठानपुर, प्रतिष्ठानपुर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, कहा गया है किसमें, महाभारत ग्रंथ में यह कहा गया है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी, मतलब दूसरी जगह भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, कहा गया है महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर क्या था, उपज का 6वां भाग, यानी कि 1/6 पोर्शन, यानी कि यदि आप 100 kg उपजाते हैं तो उसका है जो 100 का 1/6, यानी कि देख सकते हैं 100 का 1/6 भाग आपको है जो जमा करना रहता है मान्य कर के रूप में, लगभग 16-17 kg। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे, तो विदक भागम कहते थे। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को, इरिगेशन टैक्स को क्या कहते थे प्राचीन भारत में, विदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय कहाँ प्राप्त हुआ था, विजयनगर राजाओं के यहाँ। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं के यहाँ। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तो तक्षशिला का निवासी था बेसनगर। और बेसनगर अभिलेख किससे संबंधित है, तो हेलियोडोरस से। श्रवण बेलगोला ये कर्नाटक में है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी। चोलों की राजधानी कहाँ थी, तंजौर। तो चोलों की राजधानी जो तंजौर है या थंजावुर, जहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। एम्फोरा
एम्फोरा जार क्या होता है? लंबा एवं दोनों तरफ हथेदार जार होता है। लंबा और दोनों तरफ हथेदार जार एम्फोरा जार होता है। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग ये 57 ईसा पूर्व यानी 57 बीसी में से विक्रम संवत प्रारंभ होता है। खसरा, खसरा नामक दस्तावेज से आशय क्या है? तो ये राजस्व संबंधी एक दस्तावेज है, यानी कि रेवेन्यू रिलेटेड, यानी कि जो आप देखते होंगे गांव में आपका खसरा लिखाता है, किस तरीके से आपका कितना प्लॉटिंग हुआ है, उस तरीके खसरा लिखाता है। सामान्यतया पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है, तो पुराना किला दिल्ली। सामान्यतया पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है, पुराना किला दिल्ली। तो फ्रेंड्स, अब हम मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश करेंगे। मेडाइवल हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री का फुल जो जितना दिया है उसमें हमने कंप्लीट कर लिया, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं। अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय, यानी कि इन्वेजन ऑफ अरेबियंस एंड सिंध से शुरुआत करेंगे। चंदावर के युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध हुआ। इसमें राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हो गया। मोहम्मद गोरी से पराजित कौन हुआ? राजा जयचंद। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है जो ये चंदावर हुआ करता था। कनौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक कौन था? तो राज्यपाल था। कनौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था राज्यपाल। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? तो अरब था, अरेबियन था मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतवी था, उतवी। उतवी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। सोमनाथ पर महमूद गजनवी यानी कि गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? तो भीम था। सोमनाथ पर महमूद गजनवी गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? भीम था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? तो लेनपुल। पूछा गया क्वेश्चन है कि एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में लिखा है? तो ये लेनपुल ने लिखा है। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो अलप्तगीन। अलप्तगीन ये गजनी राजवंश का संस्थापक था, अलप्तगीन। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मोहम्मद गोरी का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया के वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता था, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मध्य एशिया के वह शासक कौन था जो 1192 में उत्तर भारत को जीता, नॉर्थ इंडिया को? तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। यह पृथ्वीराज चौहान को हराया था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध से जो 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, इसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, उसका नाम है पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराज तृतीय। जो शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या था? पृथ्वीराज थर्ड और अर्णोराज तृतीय। भारतीय गौरव और यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पृथ्वीराज चौहान के लिए भारतीय गौरव और यश का अंतिम सूर्य। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था, और इसने ही बख्तियार खिलजी ने ही है जो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? अलाउद्दीन मसूद शाह। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? अलाउद्दीन मसूद शाह का। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल कौन सा है? तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी ये सल्तनत पीरियड के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, इब्राहिम लोदी। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, इब्राहिम लोदी। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे गुलाम वंश सलेब डायनेस्टी के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान किया था गयासुद्दीन मोहम्मद ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी किसने प्रदान किया? गयासुद्दीन मोहम्मद ने। इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी देखते हैं, इल्तुतमिश एंड इट्स सक्सेसर। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू किया इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के काल में आया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यह क्वेश्चन कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के समय आया था। गुलाम का गुलाब किसे कहा गया था?
तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कौन? इल्तुतमिश था। भारत के वह मध्यकालीन शासक इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम को स्टैब्लिश किया था। अब हम देखते हैं बलबन। बलबन और उसके उत्तराधिकारी के बारे में देखते हैं। बलबन एंड इट्स सक्सेसर। बलबन के राजत्व सिद्धांत यानी कि किंगशिप थ्योरी को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया तो बलबन ने। दिल्ली का प्रथम शासक था बलबन जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया। रक्त और लोहा यानी कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी में विश्वास कौन करता था? तो बलबन करता था, बलबन। और यह जर्मनी के शासक बिस्मार्क ने भी स्टार्ट किया था रक्त और लोहा की नीति। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरील खान था, तुगरील खान। देखिए बलबन के पूछा है क्वेश्चन कि तुगरील खान किसके समय विद्रोह किया था? यह बंगाल का गवर्नर था, तो बलबन के काल में। बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। सुल्तान जिसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है तो बलबन ने। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेयों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, बलबन ने। बलबन वैसा सुल्तान था जिसने पूरा एक वर्ष मेयों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया। अब हम जानते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है। पहले गुजरात अभियान, फिर रणथंभौर राजस्थान, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल ऐसे क्वेश्चन सजाने के लिए आपको दे सकता है, तो याद रखें पहले इसका अभियान था गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि 50% आपका 50% मेरा। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू के रूप में वसूला था, अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने पराजित किया वारंगल में। घरी अथवा गृहकर लगाने वाला, घरी कर या गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच कौन सी सीमा थी? तो सिंधु की सीमा थी, सिंधु की सीमा। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिससे पूर्व का सिराज कहा जाता था, जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाता। पूरब का सिराज किसको कहा जाता था? जौनपुर को। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में है, इसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना था? तो गाजी मलिक। गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी तुर्क से। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से किससे बनी हुई थी? तुर्क से। तुगलक वंश देखते हैं, तुगलक डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय दिल्ली सुल्तनत के सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना का नियुक्ति किया था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार देखते हैं, गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है, गुजरात, फिर रणथंभौर, चित्तौड़, फिर वारंगल। वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तुगलक वंश का। तुगलक राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरम उत्कर्ष हुआ। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और यह असफल रहा क्योंकि इस पे कोई भी राज्य का स्पेशल कोई लोगो या मार्क नहीं लगाया गया, चिन्ह नहीं लगाया गया, जिस कारण से यह प्रचलित नहीं हो पाया
और ये बहुत ही भयंकर असफल हुआ, क्योंकि जनता ने भी है जो ऐसे करेंसी है जो छापना शुरू कर दिया था। दीर्घ अवधि तक, लॉन्ग टर्म तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहा जाता है, और यह दिल्ली से दौलताबाद राजधानी है जो ट्रांसफर किया था। फिर दौलताबाद से दिल्ली, दौलताबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो समझ सकते हैं दिल्ली से दौलताबाद उस समय घोड़ा या पैदल जा रहे सिपाही की कितनी मौत हुई थी। ठीक है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या सहदास माना था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या सहदास माना था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था मुस्लिमों के लिए करने वाला पहला भारतीय शासक था, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना किया था। दारुल सफ़ा एक जो हॉस्पिटल टाइप के था। ठीक है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात और दारुल सफ़ा की स्थापना किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। सर्व कर लगाया जाता था, सिंचाई कर। सिंचाई कर को सर्व कर माना जाता है, सिंचाई कर सर्व कर। दिल्ली के वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग यानी कि ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना किया, जिसके दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके, ये फिरोज शाह तुगलक ने किया। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किया था। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान था, फिरोज शाह तुगलक। फिर दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली में लाया था, फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी की स्थापना किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। नसरुद्दीन महमूद के काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था। और ये कब लूटा था? 1398 में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। सैयद और लोदी वंश। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया था सिकंदर लोदी। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया था सिकंदर लोदी, और इसने आगरा शहर बसाया था 1504 में। और आगरा को पहला बार राजधानी बनाने वाला सिकंदर लोदी ही था। वह मध्यकालीन शासक जिसने, और ये गजे सिकंदरी नाम के है जो एक मेजरमेंट स्टार्ट किया था, वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है, यानी कि किंगशिप इज फ्रेटर्निटी। राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है। ठीक है। तो ये बहलोल लोदी ने कहा था। बहलोल लोदी एक मध्यकालीन शासक था जिसने घोषणा किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है। यह बहलोल लोदी ने कहा। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया था, वह था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया था। और गुलरुखी उपनाम से अपने कविताओं की रचना किया था सिकंदर लोदी। आप जानते हैं गुरुमुखी जो पंजाब का जो लिपि है वो गुरु नानक देव का जो लिपि था, सिख धर्म का लिपि था, वो गुरुमुखी था, जबकि गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया था सिकंदर लोदी ने। उम्मीद करते हैं कि हम अपने विचारों से, अपनी बातों से है जो, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से आपको अच्छे से है जो प्रोनाउंस कर रहे होंगे और अच्छे से आपको है जो समझ में आ रहा होगा जैसे से हम बोल रहे हैं। तो यह आपके तैयारी में एक थोड़ा सा भी इजाफा करता है, बढ़ाता है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। शुरुआत करते हैं। सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला यानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सल्तनत पीरियड। सूफी संत कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी कुतुब मीनार। सूफी संत कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी को क्या समर्पित थी? कुतुब मीनार। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर कराया था 1194 ईस्वी में।
ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर कराया था 1194 ईस्वी में। मिलान करना है भवन और उसका निर्माण करता। सुल्तानगढ़ी भवन का निर्माण किया था इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी भवन इल्तुतमिश। लाल महल का बलबन ने किया था। लाल महल भवन का निर्माण किया था बलबन ने। जमात खाना मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ढाई दिन का झोपड़ा। और जो कुतुब मीनार था उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, जिसे इल्तुतमिश ने उसको रिपेयर करके कंप्लीट कराया, जिसके बाद रिपेयर करने का कार्य है जो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। मिलान करना है पुस्तक और उसके विषय से। मीरात ए सिकंदरी का विषय क्या है? गुजरात विषय। मीरात ए सिकंदरी पुस्तक का विषय है गुजरात विजय। बुरहान ए मासीर पुस्तक का विषय है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। बुरहान ए मासीर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। रियाज उस सलातीन, यह बंगाल का इतिहास को बताता है। रियाज उस सलातीन। रियाज उल इंसा, ये महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है। रियाज उल इंसा, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको याद रहेगा। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था कब? सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। और ये दरोगा पीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? तो यह ग्वालियर में है। ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में आता है। जंतर मंतर के नाम से, और तानसेन किसके समय थे? अकबर के समय थे। जंतर मंतर के नाम से और इनके बारे में, तानसेन के बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि ऐसा कोई गायक है ना, ऐसा संगीतकार 1000 साल पहले न कभी हुआ था और न पहले 1000 साल बाद कोई होगा तानसेन जैसा। समझ सकते हैं कि कितना भयंकर ये संगीतकार थे। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था जय सिंह द्वितीय ने। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल जो लैब था, उसका ऑब्जर्वेटरी था, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का दिल्ली में निर्माण कराया था जय सिंह द्वितीय ने। जय सिंह द्वितीय। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सल्तनतकालीन साहित्य और साहित्यकार, यानी कि लिटरेचर एंड लिटरेचरर इन सल्तनत पीरियड। साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं, तो हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक एक साहित्यिक कृति था जिसके कुछ अंश है जो ढाई दिन के झोपड़ा नामक वस्तुकृति से मिलते हैं। अलबेरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिख उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। अरबी भाषा में अलबेरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिख उल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं। अलबेरूनी अलबेरूनी जानते हैं आप? अलबेरूनी जो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था भारत, अलबेरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिख उल हिंद या तहकीकात हिंद लिखा था अरबी भाषा में। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था किसने? अमीर हसन सिजी ने। अमीर हसन सिजी ने का फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसे संकलन किया था किसने? अमीर हसन सिजी ने। ग्रंथ है उसका मिलान करना है और इसका रचनाकार दिया हुआ है। रस कौमुदी की रचना किया था श्रीकंठ ने। रस कौमुदी श्रीकंठ। राग विरोध सोमनाथ। राग विरोध सोमनाथ। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन या वेंकट मखिन बोलते हैं, जिसने चतुर्दंडी प्रकाशिका का रचना किया था। रस कौमुदी ग्रंथ की रचना श्रीकंठ ने किया। राग विरोध की रचना सोमनाथ ने और चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना वेंकट रमन वेंकट मखिन ने किया। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू यानी जो कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है किसने? अलबेरूनी ने। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू यानी कि कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है अलबेरूनी ने। फक्र ए मुदाबिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम था अदब उल हर्ब। फक्र ए मुदाबिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम अदब उल हर्ब है। हमने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से हम शब्दों को प्रोनाउंसिएट करें ताकि आपको समझ में आए। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है इब्न बतूता के समय। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था यानी कि पोस्टल सिस्टम का विस्तृत विवरण किस कब दिया गया है? इब्न बतूता के समय। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा हुआ है, ननन ने लिखा है। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा है? ननन ने लिखा है महाभारत का तेलुगु संस्करण, ननन ने।
आगे हम देखते हैं पुस्तक और लेखक का मिलान करना है। तवाकात तवकात ए नासरी लिखा है मिनहास उस सिराज, काफी फेमस बुक है। तबकात ए नासरी मिनहास उस सिराज इसके लेखक है। ताज उल मासिर ताजिर उल मासिर हसन निजामी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ताज उल मासिर। तारीख उल हिंद ये अलबेरनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है तारीख उल हिंद या तहकीकात ए हिंद। तुगलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो तुगलकनामा लिखा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के पूछे जाते हैं या मिलान करने के लिए दिए जाते हैं। रचनाकार देखते हैं और रचना मुल्ला दाऊद, ये चंदायान इसकी रचना है। मुल्ला दाऊद चंदायान की रचना किया था किसने? मुल्ला दाऊद ने। पद्मावती कथा का दामोदर कवि ने। ऐसे पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और 12 मास भी पद्मावत और 12 मास लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावती कथा किसने लिखा है? दोमोदर कवि ने पद्मावती कथा लिखा है। सोमनाथ लिखा है राग विबोध, यानी कि राग विबोध की रचना किया है सोमनाथ। अमीर खुसरो आशिका किसने लिखा है? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने तुगलकनामा भी लिखा है, अमीर खुसरो तुगलकनामा। एक बार और देख लेते हैं पूरा को। तबकात नासरी मिनहासु सिराज, ताजुल मासिर हसन निजामी, तारुखुल हिंद अलबेरूनी जिसे तहकीकात हिंद वो बोलते हैं, तुगलकनामा अमीर खुसरो। और यह अरबी भाषा में लिखा गया है तारीखुल हिंद। तुगलकनामा अमीर खुसरो। मुल्ला दाऊद चंदयान लिखा है। मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा है? चंदयान, यानी कि चंदयान की रचना मुल्ला दाऊद ने किया। पद्मावती कथा दामोदर कवि, जबकि पद्मावत और 12 मासा लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। राग विबोध किसने लिखा है? सोमनाथ ने राग विबोध लिखा। अमीर खुसरो आशिका अमीर खुसरो 2 लिखा है। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा और आशिका लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तबकात नासरी मिनहास उस सिराज जसजानी ने लिखा है। तबकात नासरी मिनहास उस सिराज। तारिक ए फिरोज शाही पूछा गया क्वेश्चन है। ये समस ए सिराज अफीफ ने लिखा है। तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखा है? शम्स ए सिराज अफीफ ने। तुगलकनामा अमीर खुसरे। हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। तुगलकनामा अमीर खुसरो। तारीख फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ। तबकात नासरी मिनहास उस सिराज जसजानी। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश, यानी कि विजयनगर, बहमनी एंड अदर प्रोविंशियल डायनेस्टी के बारे में हम देखते हैं। पहले बता देते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था और इसका पतन है जो बहमनी साम्राज्य के संघर्ष के बाद तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तागड़ी का भी युद्ध कहा जाता है, यह 1565 में लड़ा गया था बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच, जिसमें विजयनगर का पतन हो गया और विजयनगर की राजधानी जो हम्पी है वो है जे खंडहर में बदल गया। विजयनगर कौन सी नदी पे है? तुंगभद्रा नदी पे है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पे विजयनगर है। ठीक है, विजयनगर की राजधानी कहाँ? हम्पी, इसको याद रखे। शुरुआत करते हैं। देखिए, मिलान करना है। संगम वंश जो 1336 से 1485 ईस्वी तक, इसमें 4 वंश आते थे विजयनगर में। संगम वंश, सालू वंश, तुलुप वंश और बेडू, यानी कि SSTA करके याद रखिए। SSTA आपने पढ़ा हुआ सोशल स्टडी, SSTA करके याद रखिएगा तो सीरियल ऑर्डर से आपको है जो ध्यान में रहेगा कि कौन से वंश कौन पहले आए। कुछ भी याद रहेगा तो लास्ट में अरिमेडू याद रहेगा, ऑप्शन में ऐसा रहेगा तो काट सकते हैं। SST यानी संगम, सालूब, संगम आपको पता है कि सबसे बड़ा, सबसे आगे था संगम, फिर सालूब था, तुलुब है, फिर बेडू। SSTA इसको याद रखेगा। संगम वंश की स्थापना 1336 में से लेकर यह 1485 तक राज किया और इसके हरिहर प्रथम इसके संस्थापक थे। ठीक है, हरिहर प्रथम। सालूब वंश ये 1485 से 1505 ईस्वी तक और नरसिंह सालूब इसके संस्थापक थे सालूब वंश के, जो 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा। तुलुप वंश 1505 से 1570 तक रहा, इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे तुलुप वंश। आरीवेडु वंश यह 1570 से 1649 तक रहा। तिरुमल इसके आरीवेडु वंश के संस्थापक थे। तो ध्यान रखिएगा, संगम वंश पहला था, उसके बाद सालू वंश, फिर तुलुप वंश, फिर आरीवेडु वंश। संगम वंश हरिहर प्रथम, सालू वंश नरसिंह सालूब, तुलुप वंश वीर नरसिंह, आरीवेडु वंश तिरुमल। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था किसने? जैनुल आबदीन। इसलिए इसे वो बोला जाता है अकबर का, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को
कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? जैनुल आबिदीन। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह, यह दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज क्या थे? 8 तेलुगु कवि थे अष्टदिग्गज। और यही अगर महाराष्ट्र जो मराठा साम्राज्य में पूछ देगा कि अष्ट प्रधान क्या थे, तो अष्ट प्रधान क्या थे, तो वहां पे 8 मंत्रियों का समूह होता था, उसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। और अकबर के राजदरबार में नवरत्न होते थे, यहाँ पे 9 जो जेवल्स होते थे, 9 मंत्री होते थे, उसे मुख्यमंत्री, उसे महामंत्री जिसे बोलते हैं, वो है जो नवरत्न कहलाते थे, उसमें बीरबल भी था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज क्या थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, यह कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को हुआ था। और यह किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ। इसी युद्ध में है जो यह डिसाइड हो गया कि अब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? तो यह देवराय द्वितीय के राज्यकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो कोट्टम था, कोट्टम। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई था कोट्टम। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था, तो जौनपुर को भारत का सिराज समझा जाता था। हिंदी खड़ी बोली का जनक है जो अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो, जिसने असिक और तुगलकनामा की रचना किया है। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। पैरोट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है तृतीय हिंद अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने बेल्लौर में पुर्तगालियों के गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? तो वेंकट द्वितीय ने। वेंकट द्वितीय ने, यह एक विजयनगर के शासक था जिसने बेल्लौर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण यानी चर्च एस्टेब्लिश करने की अनुमति प्रदान किया था। अपनी मदुरै विजय। मदुरै कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो मदुरै, मीनाक्षी मंदिर भी है मदुरै में। और मदुरै को सिटी ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, यानी कि त्योहारों का शहर कहा जाता है। और कभी न सोने वाला एक शहर भी कहा जाता है मदुरै को। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो गंगा देवी। अपनी मदुरै विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था। भारत में सिराज ए हिंद नाम से जाना जाता है जौनपुर को। यह उत्तर प्रदेश में है। भारत में सिराज ए हिंद नाम से जाना जाता है जौनपुर को। जौनपुर की स्थापना किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किया था। इतिहासकार रॉबर्ट सिवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। इस साम्राज्य या एम्पायर का नाम क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य। इतिहासकार रॉबर्ट सिवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखा है। इस साम्राज्य का नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन यानी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट की तरफ। पहला क्वेश्चन है मिलान करने के लिए संप्रदाय और संबंधित संत। चिश्ती संप्रदाय से संबंधित संत हैं शेख हमीउद्दीन नागौरी। चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है शेख हमीउद्दीन नागौरी। सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित है। सोहरावर्दी संप्रदाय यह शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित है। नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है अहमद सरहिंदी। नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है अहमद सरहिंदी। और काहिरी संप्रदाय से संबंधित है शेख दाऊद किरमानी काहिरी संप्रदाय से संबंधित है। वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, हठ योग। वह हठ योग ऐसा योग था जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया था किसने? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। शेख निजामुद्दीन औलिया सूफी संत के अनुगामी कौन थे? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा, देख सकते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया।
सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। फरीद उद्दीन गंज गंज ए सकर एक सूफी संत था जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। फरीद उद्दीन गंज ए सकर। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान किया था शेख सलीम चिश्ती ने। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी किसके द्वारा? शेख सलीम चिश्ती के द्वारा। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है कौन? शाह मोहम्मद गौस। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है शाह मोहम्मद गौस। कबीर शिष्य थे किसके? तो रामानंद के शिष्य थे कबीर। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। मीराबाई किसके समकालीन थी? और ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। और मीराबाई कृष्ण के एक बड़े भक्त के रूप में जानी जाती है। किस भक्ति और कृष्ण के लिए इसने अपना जहर भी पी लिया था, ऐसा आपने सुना होगा। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? तो चैतन्य। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? तो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नदिया जिला, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में। गुरु नानक का जन्मस्थल था तलवंडी ननकाना साहिब। गुरु नानक का जन्मस्थल कहाँ था? तलवंडी ननकाना साहिब। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? तो गुरु गोविंद सिंह के याद में हुजूर साहब का गुरुद्वारा बना था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया था? वल्लभ आचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया, वल्लभाचार्य। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव। वारकरी संप्रदाय का संत कौन था? तो नामदेव वारकरी संप्रदाय का संत था। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा। देखिए, अलवार और नयनार में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको आज क्लियर कर लीजिए कि नयनार क्या होता है। नयन मतलब क्या होता है? शंकर जी का जानते हैं कि तीसरा नेत्र होता है, तीसरा नयन होता है। तो जिसका जहाँ पे नयनार हो गया तो नयन मतलब शंकर जी का भक्त, ठीक है। अलवार क्या हो गया? तलवार एक अपोजिट याद है कि शंकर और विष्णु का अलवार हो गया, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक कौन थे? तो नामदेव थे। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलुकदास एक संत कवि थे कड़ा के। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। अब हम देखते हैं सल्तनत कालीन विविध यानी कि सल्तनत पीरियड से बनने वाले मिसलेनियस विविध प्रश्न। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था हुसैन शाह। मिलान करना शासक और राज्य। राणा हमीर यह मेवाड़ राज का था शासक, राणा हमीर। राणा चुंडा ये मारवाड़ का शासक था, राणा चुंडा। मलिक राजा फारूकी एक खानदेश राज का शासक था, मलिक राजा फारूकी। मलिक सरवर ख्वाजा जहां ये जौनपुर के राजा था, मलिक सरवर ख्वाजा जहां ये जौनपुर के राजा था। वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, तो बसरा एक नगर था जो इराक में सुन्नी ट्रायंगल का भाग नहीं है, बसरा। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी खरीदादार कहलाता था। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी खरीदादार था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था किसने? तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व नहीं, एडी में 570 एडी में हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 एडी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वंश के थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत।
सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? मसाहत का, मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक, मुमालिक। अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बाबर का आक्रमण और मुगल वंश की स्थापना, इन्वेजन ऑफ बाबर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अच्छे तरीके से दोस्तों में शेयर कर दें और खुद चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप खुद समझदार हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको अगर अच्छा लग रहा है ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके पास हम पहुंचाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट प्यार जरूर भरेंगे। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था किसने? दौलत खान ने। दौलत खान ने अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था दौलत खान। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा पद्धति या जो पहली बार है जो तोपों का उपयोग किया गया था, और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हराया था। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण किया था काबुल में बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण किया था। मेवाड़ के राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वह था राणा सांगा। मेवाड़ के राजा राणा सांगा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था किसने? सैवानी खान ने। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में सैवानी खान ने पराजित किया था। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण किया था काबुल में। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण किया था कहाँ पे? काबुल में। और बाबर की मृत्यु कब हुआ था? 1530 में हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अब हुमायूं और शेरशाह के बारे में देखते हैं। देखिए, सारे जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे यूपीपीसीएस प्री, यूपी आरओ, एआरओ और बहुत सारे जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछा भी गया है। तो आगे जाहिर सी बात है कि ऐसे क्वेश्चन है जो देखने को मिलेंगे। इसमें अगर डिस्कस करते हुए अगर आपका 2 में से एक क्वेश्चन भी बन जाता है तो काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। शासक जिसने हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था, तो शेरशाह सूरी ने हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता था। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहने का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था, रई जिसे बोलते थे। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था, रई। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान से संबंधित था मारवाड़। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान से संबंधित थे मारवाड़। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। और कई बार क्वेश्चन ये है जो पूछा गया है, बीपीएससी पीटी, यूपीएससी पीटी, इस तरीके से भी पूछा गया है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो कालिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, उसमें बम का गोला फट जाने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? शेरशाह सूरी। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह सूरी। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप संबोधन करेंगे किससे? तो शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी ने कहा है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया होता। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। और जो सासाराम का किला आप देखते होंगे उसे भी शेरशाह सूरी ने बनाया था। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा है जो भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया गया था। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, तो के.आर. कानूनगो ने। के.आर. कानूनगो एक इतिहासकार थे जिन्होंने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। चौसा का युद्ध 1539, कनौज का युद्ध 1540, तालीकोटा या राक्षस तागड़ी का युद्ध इसे बोलते हैं, यह 1565 में लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध 1539, कनौज का युद्ध 1540 और तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। अब हम फ्रेंड्स अकबर के बारे में बनने वाले प्रश्न देखते हैं।
मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का बह उल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया। राजतरंगिणी। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का वह उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद कराया गया? तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचना किया था कल्हण ने। और राजतरंगिणी है जो इसका मतलब होता है स्ट्रीम्स ऑफ रिवर, यानी कि जो नदियों का तरंग। और ये जम्मू कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है इसमें। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था किसने? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, मानसबदारी व्यवस्था। मानसबदारी व्यवस्था को स्टार्ट किसने कराया था? अकबर ने। और यह राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी। मानसबदारी व्यवस्था एक रैंक होता था जिसमें आपको सेना में रैंक दिया जाता था कि आपके जितना आपके पास घोड़ा या उस तरीके से संख्या है, उस तरीके से आपको मानसबदारी का रैंक मिलता था। और एक सेना में भर्ती कराने का एक सिस्टम था मानसबदारी व्यवस्था। भारत में मानसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में लड़ा गया था महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति इसमें कौन था? हकीम खान सूर। हकीम खान, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया बीपीएससी पीटी में भी कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हैकम खान था। ठीक है, हकीम खान था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित कौन था? तानसेन और हरिदास। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित था तानसेन और हरिदास। तो तानसेन किस तरह के गायक था? एक ध्रुपद गायक था, ध्रुपद गायक। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पे। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था पे आधारित। दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी। दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार था अब्दुल कादिर बदायूनी। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 में सभी धर्मों को एक साथ यानी कि सेकुलर धर्म बनाने की कोशिश की गई थी अकबर के द्वारा, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा असफल हो गया। और वहाँ के उस समय के जो मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे उस समय उसको मानने से इनकार कर दिया और अकबर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि वह है जो धर्म को घर नष्ट कर रहा है। और जो दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा था वह बीरबल था। राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए गए थे अकबर के द्वारा। राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए गए थे अकबर के द्वारा। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खान तुर्वाती। कौन था? अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खान तुर्वाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने सम्मानित किया था हरिविजय सूरी एक जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। अधम खान किसके द्वारा मारा गया था? अधम खान, तो बादशाह अकबर के द्वारा अधम खान मारा गया। वह बादशाह जिसे एक बार प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, तो बादशाह अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है तो बादशाह अकबर को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था बादशाह अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? बादशाह अकबर। ठीक है, अकबर का जो टर्म था, पीरियड था 1556 से लेकर 1605 तक था। 1605 इसके बाद इसका बेटा जहांगीर है जो राजगद्दी पे बैठा था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था बादशाह अकबर। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज का भाग नहीं था तो गोलकोंडा। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज का भाग नहीं था गोलकोंडा था। राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था तो मेवाड़। राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था तो मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह कौन था? कछवाहो। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछवाहा राजपूतों से किया था। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। अकबर के शासनकाल में दक्कन में लैंड रेवेन्यू वसूली का प्रचलित आधार क्या था? जब्त था। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह कौन थी? वह बीजापुर बादशाह थी। मुगलों में से अनपढ़ कौन था? तो अकबर है जो अनपढ़ था।
भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा था तो अकबर। भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा अकबर। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और मुस्लिम है जो साम्राज्य का स्थापना कर दिया। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ। पूछा गया क्वेश्चन है, दरोगा मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। 1526 में पहला युद्ध पानीपत का। द्वितीय युद्ध 1556 में पानीपत का। 1605 में अकबर का मृत्यु हुआ था। अकबर का मृत्यु कब हुआ था? ये 1605 में हुआ था। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर है जो सबसे अधिक समय तक राज किया। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था, अहमदनगर। दक्कन का वह राज्य कौन था जो अकबर द्वारा विजय किया गया था? अहमदनगर। अहमदनगर दक्कन का राज था जो अकबर द्वारा विजित किया गया था, अहमदनगर। तो हम फ्रेंड्स अब हम देखते हैं, ये घंटा हो चुका है। आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जब तक ये मेडावल हिस्ट्री कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको हम चाहते हैं कि पूरा मेडावल हिस्ट्री कंप्लीट कर दें और आप हैं जो इधर उधर ना भटके। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लग रहे होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर और शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? जुझार सिंह बुंदेला ने। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जुझार सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त किया था कब? 1617 ईस्वी में। युवराज खुर्रम ने शाहजहां की उपाधि कब प्राप्त किया था? 1617 में। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान किया था वह था अबुल हसन। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान किया था वह था अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सरकलम करवाया था वह था जहांगीर। जहांगीर जिसने एक सिख गुरु का सरकलम कराया। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था किसने? खुर्रम ने। खुर्रम, महाबत खान और खुसरो। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महाबत खान, खुसरो। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने टॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। जहांगीर ने टॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था चित्रकला यानी कि पेंटिंग को। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दिया था? तो विलियम हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था तो जहांगीर ने। तंबाकू के प्रयोग पर निषेध रोक लगाया था किसने? जहांगीर ने। और अभी वर्तमान में तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है इसको जान लीजिए, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और तंबाकू का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में होता है वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री गुंटूर जिला में। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये जहांगीर के समय। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि है जो जहांगीर के साथ हुई थी। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था। नूरजहां के गुट का सदस्य कौन नहीं था? तो जहांगीर नहीं था। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। एक डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था, फ्रांसिस्को पल्सर्ट। फ्रांसिस्को पल्सर्ट एक विदेशी यात्री था जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। यह कौन सा था? एक डच पर्यटक था। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था किसके? तो बर्नियर को। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था बर्नियर को। बादशाह, ये बर्नियर फ्रांसीसी था। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था किसने? मीर जुमला ने। बादशाह शाहजहां को शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था किसने? मीर जुमला ने। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबार की पदवी दी थी किसको? दारा शिकोह को।
शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दिया था दारा शिकोह को। बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किसने किया था? कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य ने बनारस और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर यानी कि पिलग्रिमेज टैक्स की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य ने। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था शाहजहां। और आगरा को राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने बनाया था, जिसे बाद में शाहजहां के द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था राजधानी। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स औरंगजेब से बनने वाले सारे प्रश्न। औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का सही कालानुक्रम देखा गया है। घटना और उसका कब हुआ मिलान करना है। बनारस के पास सुजा की पराजय ये फरवरी 1658 में। बनारस के पास सुजा की पराजय हुआ फरवरी 1658 में औरंगजेब की। धर्मत में विजय अप्रैल 1658 में। धर्मत में विजय पूछा गया, सामूरगढ़ पूछा गया, देवराई पूछा गया है, इसको याद रखें, ठीक है। धर्मत में विजय हुआ औरंगजेब का अप्रैल 1658 में और सामूगढ़ की लड़ाई में हुआ था मई 1658 में। देवराई की लड़ाई कब हुआ? 1659 में। 1659 देवराई, सामूगढ़ 1658, धर्मत 1658, बनारस के पास सुजा की पराजय अकबर का हुआ 1658 में। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था अकबर को, औरंगजेब को, सॉरी, जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता था? औरंगजेब को। दारा सिकोह को दफनाया गया था दिल्ली में। दिल्ली में दारा सिकोह को दफनाया गया था। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा गया था औरंगजेब के समय। मुगल सेना में सर्वाधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा गया था औरंगजेब के समय। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा? औरंगजेब। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदुओं को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था। हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था ईश्वर दास नागर को। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? तो ईश्वर दास नागर को। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र कौन सा बजाते थे? तो ये बीना बजाता था, बीना। और एक और बीना बजाता था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और उसने बीना को अपने बीना बजाते हुए सिक्कों पे समुद्रगुप्त ने अपना वो सिक्का पे भी गढ़वाया था। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र कौन सा बजाते थे? तो बीना। वह मुगल बादशाह जिसको 2 वर्ष सिंहासन आरोहण हुआ था औरंगजेब को। वह मुगल बादशाह जिसको 2 वर्ष सिंहासन आरोहण हुआ औरंगजेब ने 2 वर्ष सिंहासन है जो एस्टेब्लिश किया, सिंहासन है जो आरोहण हुआ 2 बार औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राजाओं को विजित किया था वह था बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राजाओं को विजित किया था वह बीजापुर और गोलकुंडा था। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब के समय। संत रामदास ये औरंगजेब के समय थे। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया था? जहान आरा को। जहान आरा को औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया। जजिया शासनकाल में पुनः लगाया गया था किसके समय? औरंगजेब के समय। जजिया शासनकाल में पुनः लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था अकबर के समय। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? तो अकबर के मकबरे को जाटों ने औरंगजेब के शासनकाल में ध्वस्त किया था। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे लेटर मुगल्स यानी उत्तरवर्ती मुगल के बारे में। प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। सही सुमेलन करना है। शकर खेड़ा का युद्ध 1724 में, और ये दरोगा मेंस में क्वेश्चन है जो पूछा गया है। शकर बिहार दरोगा। शकर खेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में। मोदकी का युद्ध 1845 में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट ये चारों प्रश्न है। शकर खेड़ा का युद्ध 1724, बेदरा का युद्ध 1759, पोर्टो नोवा का युद्ध 1781, मुदकी का युद्ध 1845 में। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा वक्त की मृत्यु हुई थी 1839 में। 1839 में सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा वक्त की मृत्यु हुई थी। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो मोहम्मद शाह के समय। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से मोहम्मद शाह सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था अहमद शाह
के समय अहमद शाह का शासनकाल था 1748 से लेकर 1754। एक ऐसा बादशाह था जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो सआदत खान। अवध का प्रथम नवाब था सआदत खान। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाला था? तो बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी, और उसी के बाद है जो डिक्लाइन हो गया था। मुगल कालीन स्थापत्य कला एवं काल देखते हैं, कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मुगल पीरियड, ये देखते हैं। सुल्तान गढ़ी का निर्माण करवाया था किसने? सुल्तान इल्तुतमिश ने। सुल्तान गढ़ी का निर्माण कराया था सुल्तान इल्तुतमिश ने। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से किसको सम्मानित किया था? जगन्नाथ को। जगन्नाथ को साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज को उपाधि से सम्मानित किया था। पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था किसको? जगन्नाथ को। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया गया। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अकबर के द्वारा है जो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी आगरा के पास बनवाया गया था। गुजरात अभियान के बाद जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन और आकारीजा। अबुल हसन आकारीजा ये जहांगीरी पेंटर थे। जहांगीर के शासनकाल में ये पेंटर थे अबुल हसन और आकारीजा, याद रखिएगा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पेंटर था मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किसने किया था? हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा लिया था? अकबर जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा लिया था। किससे लिया था? लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा लिया था अकबर ने। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है? तो ये चित्रकला यानी कि पेंटिंग को। पहाड़ी पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग जानते होंगे। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो माहम अनगा के द्वारा मदरसा ए बेगम, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र था जो मदरसा ए बेगम कहलाता था। यह है जो माहम अनगा के द्वारा है जो स्थापित कराया गया था। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। राबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल यानी सेकंड ताजमहल कहलाता है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था किसने? मीर बांकी ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है तो बाबर। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है तो बाबर का नहीं है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित किया गया था जयपुर में। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित किया गया था जयपुर में। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दिया था अबुल हसन को। चित्रकार यानी कि पेंटर जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दिया था अबुल हसन को। फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने क्या निर्माण किया था? पंचमहल कहा फतेहपुर सिकरी, और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, जिसे दोनों को बादशाह अकबर ने बनवाया था। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे मुगल कालीन साहित्य और साहित्यकार यानी कि लिटरेचर एंड लिटरेटर इन मुगल पीरियड। विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया है तो ये विलियम फिंच थे। विदेशी यात्री विलियम फिंच ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। गिजाली के काल का विख्यात रचनाकार कौन थे? तो अकबर गिजाली के काल के विख्यात रचनाकार थे। तबाकात ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो निजामुद्दीन तबकात ए अकबरी के लेखक थे निजामुद्दीन। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया था जेबुन निशा ने। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र यानी कि बैतुल उलूम जिसे बोला गया, यह किसने स्थापित किया था? जेबुन निशा ने। वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था शाहजहां जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया।
संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी की विरचना किया है रामधारी सिंह दिनकर ने। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया। इस संकलन को क्या कहते हैं? तो रजमनामा कहते हैं। रजमनामा। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किस भाषा में? फारसी भाषा में अनुवाद कराया। इस संकलन को कहते हैं महाभारत का है ये रजमनामा। यहाँ पे पुस्तक और लेखक का सही मिलान करना है। दलाइल ए फिरोज शाही, अजाउद्दीन खालिद खान दलाइल ए फिरोज शाही के लेखक हैं। मुनसत ए महरू, ये आइन उल मुल्क मुल्तानी के लेखक हैं। मुनसत ए महरू के पुस्तक के लेखक कौन है? आइन उल मुल्क मुल्तानी। तारिक ए मुबारक शाही, पूछा गया क्वेश्चन है। आहिया बिन अहमद सरहिंदी इसके लेखक है। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक है समझ ए सिराज अफीफ तारिक ए फिरोज शाही के लेखक है। ये पुस्तक है, इधर लेखक दिया है। दलाइल ए फिरोज शाही की पुस्तक के लेखक है अजाउद्दीन खालिद खान। मुनसत ए महरू के लेखक है आइन उल मुल्क मुल्तानी। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और तारिक ए फिरोज शाही के लेखक है समझ ए सिराज अफीफ। देखिए इधर कवयित्री है और इधर पुस्तक का नाम है, मिलान करना है। देवी त्रिया निषेध के पुस्तक के लेखक है गंगाबाई। देवी त्रिया निषेध के पुस्तक के लेखक है गंगाबाई। और विनय मालिका के पुस्तक के लेखक हैं दयाबाई। विनय मालिका पुस्तक के लेखक है दयाबाई। सहज प्रकाश के लेखक है सहजोबाई सहज प्रकाश के लेखक हैं। स्वर्ण बेली की कविता के लेखक है सोनू कुमार। एक बार और देख लेते हैं। पुस्तक है दलाइल ए फिरोज शाही, जिसके लेखक है अजाउद्दीन खालिद खान। मुनसत ए महरू, लेखक है इसके आइन उल मुल्क मुल्तानी। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और तारिक ए फिरोज शाही के लेखक है शम्स ए सिराज अफीफ। पुस्तक इधर है, कवयित्री इधर है। देवी त्रिया निषेध किसने लिखा है? गंगाबाई ने लिखा है। और विनय मालिका लिखा है दयाबाई ने। सहज प्रकाश लिखा है सहजोबाई, सहज मने सहजो, सहज प्रकाश सहजोबाई। स्वर्ण बेली की कविता सोनकुमा लिखा है स्वर्ण बेली की कविता। आगे बढ़ते हैं। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का है। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने लिखा है, विष्णु शर्मा। और सबसे ज्यादा बार अनुवादित किए जाने वाले विश्व का ये ग्रंथ में आता है पंचतंत्र। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का है। शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि कौन था? तो कलीम था, कलीम। शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था कलीम। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था किसने? ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, ताजुल माली। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह था। मुगलों की सरकारी भाषा क्या थी? तो ये फारसी थी। फारसी पूछा गया क्वेश्चन है कि मुगलों की सरकारी भाषा क्या थी? तो फारसी था। सही सुमेलन करना है। हसन निजामी नुस्ख, देखिए हसन निजामी है जो नुस्ख ए दिलखुशा, ख्वांदा मीर ये हुमायूं नामा के लेखक, इस तरीके से मिलान करना है। मोहम्मद काजिम क्या लिखा है? आलमगीरनामा। भीमसेन लिखा है ताजुल मासीर। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। नुसाख ए दिलखुश किसने लिखा है? नुसाख ए दिलखुशा हसन निजामी ने लिखा है। हुमायूं नामा, ये देखिए हुमायूं नामा ख्वांदा मीर। आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम। ऐसे हुमायूं नामा का लेखक जो है वो गुलबदन बेगम थी, ठीक है। यहाँ पे दिया है मिलान करने के लिए। हुमायूं नामा ख्वांदा मीर, आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम, ताजुल मासीर भीमसेन। अब हम फ्रेंड्स शिवाजी और मराठा साम्राज्य के बारे में देखते हैं। शिवाजी एंड मराठा डायनेस्टी, बस 1-2 चैप्टर और है, उसके बाद है जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में, यहाँ पे द्वितीय नहीं तृतीय युद्ध था, इसमें भाग लिया था मराठों ने। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर है जो इब्राहिम लोदी को हराया था। और इस युद्ध में है जो तुलगमा पद्धति और पहली बार तोप का प्रयोग किया था बाबर ने। 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था द्वितीय युद्ध पानीपत का, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया। और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली जो अफगान था और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें
को बुरी तरह से हराया था अफगानों ने, जिस तरह से इसके बाद 1761 के बाद पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद है जो मराठों का जो विजय सपना था कि हम है जो पूरे भारत को जीतेंगे, तो यह है जो उसका सपना सपना ही रह गया। दिए गए पेशवाओं के शासनकाल का सही कला अनुक्रम क्या है? तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक रहे बालाजी विश्वनाथ। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक रहे बाजीराव प्रथम। माधवराव प्रथम 1761 से 1772 तक माधवराव प्रथम रहे। नारायण राव 1772 से 1773 तक नारायण राव रहे। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ रहे 1713 से 1720। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, माधवराव प्रथम 1761 से 1772, नारायण राव 1772 से 1773। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में कौन उभरा था? मराठा उभरा था, मराठा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरा था मराठा। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का काल अनुक्रम सही दिया गया है। पहले वो चाकन के किले पे विजय प्राप्त किया, फिर मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हुआ, अफजल खान का प्रकरण हुआ, फिर उसके बाद सूरत पर आक्रमण तथा सूरत को लूटा। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटना है, पहला चाकन के किले पर विजय, दूसरा मुगल से मतभेद का प्रारंभ, तीसरा अफजल खान का प्रकरण, चौथा सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। क्या था? रुपया। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, तो रुपया नहीं थी, रुपया। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा यानी सिल्वर जो करेंसी नहीं थी, वह था रुपया नहीं थी। आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वह शासक कौन था? सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया। और शिवाजी की राजधानी कहाँ था? रायगढ़। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से, चौथ। सुरक्षा के लिए मराठों के जो रेवेन्यू होता था वो राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से, यहाँ पे चौथ, ठीक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़, रायगढ़। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था? ताराबाई। ताराबाई मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, ताराबाई। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, ताराबाई को। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी कौन था जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दिया था? ताराबाई को। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? बालाजी बाजीराव के समय। बालाजी बाजीराव के समय में मराठा राज नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था, सलहार के युद्ध में। शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंधित था सैन्य प्रशासन से, सरनोबाद। शिवाजी के समय सरनोबाद का पद किससे संबंधित था? तो सैन्य प्रशासन यानी कि आर्म्ड एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित था। व्यक्तित्व और उसका कालक्रम देखते हैं। पद्मनी का कालक्रम था 1303 ईस्वी। दुर्गावती 1524 से 1564, दुर्गावती 1524 से 1564। ताराबाई 1675 से 1761, ताराबाई 1675 से 1761। अहिल्याबाई 1725 से 1795, पद्मनी 1303, दुर्गावती 1524 से 1564, ताराबाई 1675 से 1761, अहिल्याबाई 1725 से 1795। वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। देखिए बसई की संधि पूछ सकता है आपसे कि कब हुआ था, तो ये 1802 में हुआ था। इसमें 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था इंदौर के होलकर से पराजय के बाद, इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे मुगल कालीन, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये लास्ट चैप्टर है मुगल कालीन विविध से देखते हैं बनने वाले प्रश्न। मुगल काल में देह का तात्पर्य क्या था? तो गांव से था। देह मतलब जो देहात होता है, मतलब गांव। मुगल काल में देह का तात्पर्य था गांव। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ है। ससेनियन राजवंश के समय सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है? तो ससेनियन वंश के अभिलेखों में। फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा? तो बर्नियर ने फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था। बादशाह और दीवान से मिलान करना है। अकबर बादशाह के समय दीवान कौन था? मुजफ्फर खान अकबर के
बादशाह के समय मुजफ्फर खान दीवान था। जहांगीर बादशाह के समय गियास बेग उतमाद उद्दौला, जहांगीर के समय गियास बेग उतमाद उद्दौला दीवान था। शाहजहां के समय सादुल्ला खान था। औरंगजेब के समय असद खान दीवान था। औरंगजेब के समय असद खान, शाहजहां के समय सादुल्ला खान, जहांगीर के समय गियास बेग इतमाद उद्दौला, अकबर के समय मुजफ्फर खान। मूल रूप से एक सैनिक राज था क्या? तो जहांगीर, ये मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने का सही कालक्रम क्या है? रॉल्फ फिंच, ये 1583 में आया था, रॉल्फ फिंच 1583 में, जबकि विलियम हॉकिंस 1608 में, निकोलस डॉन्टन ये 1613 में, सर थॉमस रो 1614 में भारत आया था। रॉल्फ फिंच 1583, विलियम हॉकिंस 1608, निकोलस डॉन्टन 1613, सर थॉमस रो 1614। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है किसको? लैंड रेवेन्यू का, लैंड रेवेन्यू का। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव था, लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, सरधना, सरधना। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरधना में। मुगल कालीन में दरबारी भाषा क्या था? तो फारसी था, फारसी। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या था? फारसी भाषा था। रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। नजीब खान तो रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। गाजी उद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजीम क्या है? तो ये प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है, होफ्त कुलजुम। गाजी उद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम क्या है? एक प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। सुजा उदौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में सुजा उदौला के मकबरा है। सुजा उदौला का मकबरा कहाँ है? लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे दक्षिण भारत के पोलीगार। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हेलेविड है, हेलेविड है। होयसल ये कहाँ पे? कर्नाटक में है, और इसे हाल ही में यूनेस्को के द्वारा है जो अमूर्त मंदिर के श्रेणी में रखा गया है। होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हेलेविड है। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो उलेमा दस्तार बंदान कहलाते थे। मुगल शासक में तांबे का सिक्का यानी कि कॉपर कॉइन्स कहलाता था दाम। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। मुगलों में नवरोज का त्यौहार लिया था पारसियों ने। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया था? पारसियों से। और ये नवरोज का त्यौहार मनाना किसने स्टार्ट किया था? तो ये जो बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जवाबित क्या थे? जवाबित थे राज्य कानून। जवाबित जिसको राज्य कानून यानी स्टेट लॉ बोलते थे, जवाबित। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम क्या था? मौलिम एक जहाज था, मौलिम। मुगल काल में मौलिम था जहाज। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकिलिज खान। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिज खान। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था, तो ये कोचीन केरल में भारत का वह स्थान है जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। खिदमती क्या है? खिदमती यह पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर था। खिदमती पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? तो चगताई तुर्क थे, चगताई तुर्क। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक थे चगताई तुर्क। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह की है जो समाधि थी यहाँ पे। मुगल काल में करोड़ी क्या थे? करोड़ी ये भू राजस्व अधिकारी यानी कि लैंड रेवेन्यू जो ऑफिसर थे, रेवेन्यू ऑफिसर। मुगल काल में करोड़ी कौन थे? तो भू राजस्व अधिकारी थे। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? कि भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। युद्ध और उसका वर्ष कब हुआ था? मिलान करना है। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 में। सरनाल का युद्ध हुआ 1572 में। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में। और जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। याद रखें, बिलग्राम का युद्ध 1539,
सरनाल का युद्ध 1572, धर्मत का युद्ध 1658 और जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। यहाँ पे मिलान करना स्मारक और इसका वर्ष था। अटाला मस्जिद ये जौनपुर में है, ये 1408 में इसका बना था। अटाला मस्जिद जौनपुर में 1408 में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है और यह 1545 में बना था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और यह 1570 में बना था हुमायूं का मकबरा। राबिया उद्दौरानी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद है। 1678 में राबिया उद्दौरानी का मकबरा का निर्माण किया गया था। अटाला मस्जिद जौनपुर 1408, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम 1545, हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1570 और राबिया उद्दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1678। दाम क्या होता था? दाम है जो ताम्र की मुद्रा यानी कॉपर करेंसी कहलाता था दाम। देसाई ये राजस्व अधिकारी था। देसाई राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर। दीवान था प्रांतीय राज्य का प्रमुख। दीवान क्या था? प्रांतीय राज्य का प्रमुख था। जरीब क्या था? भूमि की लंबाई नापने की इकाई था जरीब। दाम ताम्र की मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख और जरीब भूमि की लंबाई नापने की इकाई थी। चंदाबर का युद्ध कब हुआ था? चंदाबर का युद्ध हुआ था 1194 में। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित हो गया था पृथ्वी मोहम्मद गोरी से। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ, इल्तुतमिश के समय हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में, तैमूर का आक्रमण इल्तुतमिश के समय नहीं हुआ था। इसको याद रखें कि तैमूर का आक्रमण नसरुद्दीन महमूद के शायद इसके समय में हुआ था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था और इसे राक्षस तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था और इसी युद्ध में है जो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529, तालीकोटा का युद्ध 1565, तैमूर का आक्रमण 1398, चंदावर का युद्ध 1194। ठीक है, तो चारों मिला लीजिए। अब मिलान करना है युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, प्रथम युद्ध 1556 और देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पहला हुआ 1526, तीसरा हुआ 1761। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576। तृतीय मराठा युद्ध हुआ था 1817-19 में। तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ? 1817-19 में। चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ 1799 में और इसके बाद है जो मैसूर जो टीपू सुल्तान, इसमें मृत्यु हो गया 1799 में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पूरे मेडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट रूप से देख लिया। यहाँ पे हमने 2 वीडियो अभी तक बनाया है, एंसेंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री का। दोनों वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है, एंसेंट और मेडाइवल का। इसके बाद ये अगला जो वीडियो आने वाला है ये मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री से आने वाला है और इसमें देख सकते हैं कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी के बाद स्टार्ट करेंगे, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन और यूरोपीय कंपनी का आगमन। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे एग्जामों में दिए गए हैं। यूपी लोअर जितने यूपीपीसीएस के और यूपी के एग्जाम और बिहार के एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये वनडे एग्जाम्स के लिए कोई भी एग्जाम हो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप पूरे वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें और इसको है जो 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से ये मेडाइवल हिस्ट्री से जितने प्रश्न पूछे गए हैं आपको है जो हूबहू याद हो जाएंगे और आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।